बात कर रहे हैं हम एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज की। तो पहली एप्लीकेशन जो आती है हमारी वो है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, इस पे ध्यान देंगे। इसमें ये कहता है ये कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। उस लिक्विड की हाइट कितनी है? y2। देखो आपको y2 दिखाई दे रही होगी। ठीक है, और लिक्विड की जो यहां पर हमने एक वेंट लिया है जो बाहर निकलने का, वहां तक की हाइट है y1। ठीक है, वेंट कहां दिखाई दे रहा है आपको? मैं बना के दिखाता हूं। ये है वेंट की हाइट। ये देखो जो व्हाइट कलर की लाइन बनाई है मैंने, दिखाई दे रही है? ठीक है, तो वहां तक की हाइट आपकी y1 है, उससे ऊपर की जो हाइट है वो h है। तो क्या आप कह सकते हो जो h है वो है y2 माइनस y1। h y2 माइनस y1 है। अच्छा, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो है P2। P2 प्रेशर को हमने P ले लिया, जिसको हम देखेंगे अभी क्या करना है। और एक प्रेशर लग रहा है आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है P1। तो चेंज इन प्रेशर तो पता चल गया। ठीक है, बर्नौली लगाएंगे तब देखेंगे क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा, बाहर जाने वाली वेलोसिटी भी दिखाई दे रही है हमें, v1, और अंदर जो वेलोसिटी लग रही है वो है v2। ये v2 वेलोसिटी किसकी है? इस वाली लेयर पे, जो लिक्विड की लेयर है, जो नीचे जा रही है धीरे धीरे। ये मान लो ऐसे ऐसे करके नीचे जा रही है धीरे 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 धीरे, लेकिन v2 इतनी धीरे है कि हम कह सकते हैं कि v2 ऑलमोस्ट 0। ठीक, पानी की डेंसिटी हमने मान ली रो, कोई दिक्कत? पानी की डेंसिटी रो मान सकते हैं। तो अब जरा इधर ध्यान देना। बर्नौली की इक्वेशन क्या कहती है? बर्नौली की इक्वेशन कहती है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2। अब देखो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अच्छा, H1 और H2 इस वक्त पता है क्या है? Y1 और Y2। Y1 Y2 देख लेते हैं कहाँ है। ये दिखाई दे रहे Y1 Y2। अच्छा, इन दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे H मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक वेलोसिटी तो थी ही नहीं V2 तो 0 थी, V2 ऑलमोस्ट 0 थी। ठीक है, और V1 हमने V1 ही लिया कि कुछ और लिया? V1 ही लिया। अच्छा, यहां पर अगर मैं रोक के रखूं रो V1 स्क्वायर और बाकी सारी चीजें उठा के उधर ले जाऊं, P2 माइनस P1 और हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। रुको, V1 तो है नहीं, हाफ रो V2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब P2 माइनस P1 एक प्रेशर बन रहा है, P माइनस PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। PA क्या है आपका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, रुको, V2 नहीं था, रो GY2 और वहां लेकर गए थे हम रो GY1। रो G बाहर लो, Y2 माइनस Y1। अगर आपको V1 निकालना है तो आप क्या करोगे? 2 को उठा के उधर ले जाओगे, P माइनस PA प्लस रो GH डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, तो ये बना आपका P1 का फॉर्मूला। ये वो वेलोसिटी है जिससे लिक्विड बाहर निकल रहा है एक होल से। ठीक है,
ये होल कितना है, इस होल की डायमेंशन क्या है, बहुत कम है। अगर कोई पूछे आपसे A1 और A2 का क्या रिलेशन है, A1 बहुत छोटा है A2 से, तो ये बना आपका ई फ्लक्स। इसका केस हम ऐसे देख सकते हैं, मान लो एक बॉटल है हमारे पास, उस बॉटल में हमने छेद कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, और उसमें लिक्विड यहाँ तक भरा था। तो किस पे प्रेशर ज्यादा लगेगा भाई, यहाँ पे कम लगेगा, यहाँ पे ज्यादा, और यहाँ पे और ज्यादा। तो जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा, यानी कि वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी जितना, ये वेलोसिटी v1 उतनी ज्यादा होगी जितना h ज्यादा होगा। ठीक है, रो को मैं चेंज नहीं कर सकता, डेंसिटी को मैं चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा। अंदर के प्रेशर पे फर्क पड़ेगा, हाँ। अगर अंदर का प्रेशर मेंटेन है तो आप कहोगे ठीक है भैया फर्क पड़ेगा, और अगर अंदर के प्रेशर को चेंज कर दूं तो फिर बात बदल जाएगी। अब आपने कहा कि भैया ये ई फ्लक्स हम रोजमर्रा में कहाँ देखते हैं, ये रोज आप देखते हो, कभी देखा किसने ई फ्लक्स, जल्दी बताओ, बोलो। क्या कभी आपने ई फ्लक्स देखा, कभी ऐसा देखा कि कोई ऐसा कंटेनर हो जिसमें यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता हो, भाई यहाँ पर प्रेशर तो पड़ेगा ना, यहाँ पर। पानी की बोतल, बिल्कुल सही। ये जो पानी की बोतल रखी है ना, इसे रोज देखते हो, इसके अंदर यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अगर आपको कुछ करना हो, देखो मैं बताता हूँ, एक जरा यहाँ पर एक बोतल देखना, मैं बना के दिखा रहा हूँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया इसने। देखो सारे बच्चे यहाँ पे एक बोतल देखेंगे, क्या ये आपने बोतल देखी डे टू डे लाइफ में, एक बोतल होती है ऐसी, ये कहाँ होती है, ये होती है एक जार के ऊपर रख देते हैं हम, ठीक है, और वो जार ऐसा है आपका, ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे पानी निकालने का वो वेंट दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पानी भरा रहता है, आप देखते हो कि ये पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर एयर गैप होता है, जहां तक ये पाइप होता है ना तुम्हारा, उसके बाद यहाँ आता है पानी। तो जो यहाँ पे मैंने देखा जो पानी निकलेगा इसमें से, अब वो जो भी आपको, वो एक आपने टैप बना लिया, तो आप देखोगे जब भी इसमें से पानी निकलता है, ठीक है, तो एक सक्शन क्रिएट होता है। मान लो एक दो बोतल आपने निकाल ली, तो वो साइड से हवा लेकर, फिर यहाँ एक बड़ा सा हवा का आवाज आती है ना गुड़ुप करके, ये देखा होगा आपने, रोजमर्रा की जिंदगी में हम काफी देखते हैं। अब ये बोतल कम भरी हुई है, नहीं तो मैं दिखाता हूँ। जब तुम पूरी एक बोतल निकालोगे ना, तो गुड़ुप करेगा, मतलब यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट हुआ हुआ है। वो सक्शन कहाँ तक क्रिएट हुआ हुआ है, ये यहाँ तक, जहां तक पानी है ना, सिर्फ यहीं तक। इसका ये हिस्सा जिसको मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ये हिस्सा खाली है, यहाँ हवा है, यहाँ एयर होती है, ठीक है। दूसरी बात, क्या यहाँ पे पानी स्लो स्लो आएगा, ई फ्लक्स की स्पीड जो है वो डिपेंड करेगी, हाँ, किस पे, कि यहाँ पे एरिया ऊपर का कैसा है, वेलोसिटी कैसी है, ये सब कुछ। तो ये आप रोजमर्रा में देखते हो, यही ई फ्लक्स है। समझ आया, टैप की स्पीड कितनी होगी पानी निकलने की, ठीक। अगर आप इस वाली पानी निकाल रहे हो और आपको लग रहा है कम है धार, अब इस वाली बोतल को थोड़ा साइड कर दो, वो तेज आने लगेगा पानी, क्योंकि उसको बाहर से वेंट मिल जाएगा। ठीक, एक बात। दूसरी बात, कुछ मत करो, अगर आप मान लो कहीं गए, मेरे वाले इंस्टीट्यूट को छोड़ के, ठीक है, कहीं गए और आपको कुछ भी कर रहे हो, आपको लगा कि भाई मजा नहीं आया, इसका कुछ नुकसान करना है, तो आप यहाँ एक छेद कर दो। क्या कर दोगे, बस, और वो सारा पानी निकल जाएगा बाहर। क्यों, उसको बाहर से वेंट मिल जाएगा, वो छेद उसका वेंट बन जाएगा, और वो पानी यहाँ ऊपर तक भरेगा, ऊपर तक भरेगा तो क्या होगा, पानी यहाँ से लीक करने लगेगा, ठीक है। अब दूसरा केस आता है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या है भैया, ये तो मैंने एनसीईआरटी का एक डायग्राम लिया है, इसमें करना क्या देखते हैं अभी हम। हमने एक वेसल ली, उस वेसल को, मान लो ये एक वेसल है जिसमें ब्लड है, चलो ब्लड है तो लाल वाली वेसल लेते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि हमें ब्लड प्रेशर मेजर करना है, क्या मेजर करना है, ब्लड का प्रेशर। तो हमने क्या करा, एक और ट्यूब ली यू शेप, ठीक है, और ये देखा कि उस यू शेप ट्यूब में हमने मर्क्यूरी भर रखी है एक लेवल तक। क्या भर रखी है, अंदर क्या भरी हुई है, ये लो, ये मर्क्यूरी भरती,
ठीक है। अब जो इसके अंदर मरकरी भरी हुई है ना बेटा, जो मरकरी हमने इसमें फिल कर रखी है Hg, वो अभी लेवल पे है। अच्छा, यहाँ पर एच रो जी लग सकता है पास्कल लॉ, क्योंकि रुका हुआ है, ठीक है, स्टैटिक में। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि बेटा यहाँ पर कैसा लिक्विड फ्लो कर रहा है, आपने कहा भैया यहाँ पे जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो यहाँ पर है वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है, कोई समस्या नहीं है। ठीक, फिर मैंने आपसे कहा कि काम करो, यहाँ पर एक उनके हाथ में पंप होता है, उससे सक्शन क्रिएट करो। ठीक है, वो बार बार पंप दबाते, ग्रीन कलर का वो एक बैलून सा होता है, उसे दबाते हैं और आप देखोगे कि उसकी जो पाइप होती है थोड़ी सी ऊंची नीचे हो जाती है। देखो कैसे, और यहाँ पे हाइट का फर्क आ जाता है। आगे हाइट का फर्क, यहाँ जो हाइट का फर्क आया है वो हाइट का फर्क पकड़ लो आप। पहली बात तो ये, अंदर डेंसिटी है मरकरी की, मैं इसको रो एम लिख रहा हूँ, जो आपको लिखना चाहे रो एच जी लिख लो, सिंबल है। और यहाँ पे हाइट कितनी है एच, पहले कितनी थी हाइट 0, अब कितनी है एच। और ये क्या है, प्रेशर का फर्क, क्या है ये। अब जरा यहाँ देखो, ये कैसा पाइप है, ये जो आपकी ऊपर ब्लड वेसल थी अब वो कैसी हो गई, इररेगुलर, यहाँ पर एरिया ज्यादा और यहाँ पर एरिया, जो आप नाम देना चाहो। एनसीईआरटी ने क्या दिया, इसको दिया कैपिटल ए, इसको दिया स्मॉल ए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से जो ब्लड फ्लो कर रहा है क्या उसकी डेंसिटी अलग है, हाँ उसकी डेंसिटी रो है। ठीक है, एनसीईआरटी से देखना चाहो तो देख लो, एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने रो एम डेंसिटी लिया मर्करी की और खाली रो डेंसिटी लिए ब्लड की। अच्छा, अब वो कह रहे हैं यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, अप्लाई बर्नौली। बर्नौली कहती क्या है, बर्नौली कहती है हाफ रो V1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, एक मिनट रुको, रो GH। तो ये दोनों क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी है और एक है आपका वर्क डन। ठीक है, तीसरी चीज ले ली हमने प्रेशर P। ठीक है, अच्छा, फिर लिया हमने हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH प्लस प्रेशर। क्या प्रेशर अलग अलग है, हाँ, प्रेशर 1 प्रेशर 2, और हाइट अलग अलग है नहीं। अच्छा, इसका मतलब जब आपका ब्लड प्रेशर मेजर कर रहा होगा तो आपके हाथ को जहां पर लगाया गया है वो मीटर हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। ये जरूरी है क्या, क्या ये हाइट का इक्वल होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये कटी नहीं तो मैं फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा। जरा ध्यान दो, मैं यहाँ पे एक फिर से फिगर बना रहा हूँ। ये एक आदमी है जो टेबल पे बैठा है, देखो ये आदमी है, ठीक है, ये बैठा है अपनी कुर्सी पे और इसके यहाँ पे एक टेबल है, जहाँ पे भी डॉक्टर ने इसको बुलाया वहां पे वो डॉक्टर कहेगा कि अपना हाथ इसके लेवल में रख दो, ऐसे जान के कहेगा वो कि अपना हाथ आगे रख दो टेबल पे, जिससे जिससे हार्ट का लेवल और जो भी यूज करेगा, जो पट्टी लगाएगा, हार्ट का लेवल और उस पट्टी का लेवल सेम हाइट पे आ जाए। ठीक है, तब वो प्रेशर मेजर करेगा आपका ब्लड प्रेशर। मेरे ख्याल से अब तो बच्चों आपका तो हुआ नहीं होगा, लेकिन कभी किसी बड़े के साथ गए हो बीपी वगैरह मेजर करवाने, तो आप देखोगे वो डॉक्टर कहेगा यहाँ हाथ रख लो। ठीक है, वो ये नहीं कहेगा जहां मर्जी रख लो हाथ को, वो कहेगा यहाँ रखो, तब जाके मेजर करूंगा मैं। मतलब लेवल इक्वल होना चाहिए, ये लेवल यहाँ इक्वल होना चाहिए, तब मेजर करेगा वो प्रेशर। ठीक, अच्छा, अभी तक किसकी डेंसिटी की बात चल रही है, जरा ध्यान दो। यहाँ मैंने किसकी डेंसिटी लिखी है, रो, रो यानी कि ब्लड की डेंसिटी, मैं लिख देता हूं ऊपर। और एक है रो एम, डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी की डेंसिटी मैं बात करूंगा, रुक जाओ। अच्छा, रो और रो एम के बारे में लिख दिया, रो की तो बात करी मैंने, रो एम की तो अभी तक बात ही नहीं करी। पहले तो आप इसको काट दो, ये कट रहा है, फिर बात करो P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो
V1 स्क्वायर माइनस रो V2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्या क्या चीजें बाहर आ सकते हैं यहाँ पे? हाफ बाहर, रो बाहर, V2 माइनस V1, V1 माइनस V2। मुझे V2 माइनस V1 चाहिए, क्या करूं? V2 माइनस V1 अगर लेता हूं तो इसको उल्टा कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? P1 माइनस P2 कर दो, ठीक है। अच्छा, अब P1 माइनस P2 क्या है? चेंज इन प्रेशर। और चेंज इन प्रेशर क्या होता है? H रो G। ये किसका फॉर्मूला था? ये स्टैटिक लिक्विड का फॉर्मूला था, यानी कि पास्कल्स लॉ। यहां पर रो किसका लगेगा? मरकरी का। यहां पर रो किसका लगेगा? तो क्या आप कह सकते हो कि भैया H रो G बराबर है हाफ रो V2 माइनस V1 का स्क्वायर? एक काम करते हैं, यहां से बाहर ले लेते हैं V2। V2 का स्क्वायर मैं बाहर ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा? यहां तो 1 बन जाएगा, 1 माइनस V1 बाय V2। ये बात बताओ, ठीक है गलत है? बोलो। ये तो आप बात जानते हो ना, अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा V2, तो इसके पास तो V2 है जो कॉमन बाहर दे देगा, इसके पास V2 नहीं है तो इससे डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत? कॉमन लेना तो आता है। अच्छा, अब यहां पर फिर से बात करते हैं हम किसकी? हमारी एक इक्वेशन थी, उसे बोलते थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है बेटा? A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ये बात ठीक है? बोलो। और मेरे पास यहाँ फॉर्मूला है V1 बाय V2, तो V1 बाय V2 क्या आ जाएगा? A2 बाय A1। इसको जरा पुट कर देना यहाँ पे, H रो G इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर 1 माइनस A2 बाय A1 का होल स्क्वायर। क्या निकालना है आपको? V2। V2 क्या बन जाएगा? H रो G डिवाइड बाय 1 माइनस A2 बाय A1 होल स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो, कोई दिक्कत? ये बात समझ आई? यहां हमें क्या क्या बातें याद रखनी है? लिक्विड की दो डेंसिटियां हैं, एक वो जो ब्लड का है और एक वो जो जिससे मेजर कर रहे हो मरकरी का है। दूसरी बात क्या याद रखनी है? बर्नौली जब लगानी है तो हाइट सेम होनी चाहिए। क्या सेम होनी चाहिए? हाइट सेम होनी चाहिए। तीसरी बात क्या याद रखनी है आपको? यहाँ पर जो प्रेशर का चेंज है वो स्टैटिक प्रेशर का चेंज है, इसलिए मैं उसकी जगह एच रो जी लिख सकता हूँ, ठीक है। चौथी बात क्या याद रखनी है आपको? यहाँ पर आप A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हो, ठीक है। इसे बोलते हैं वेंचुरी मीटर। चलूं आगे? हाइट सेम होनी चाहिए वेसल की, खून की, नस की। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर सकते हो, हाइट सेम रखोगे। देख, मैंने क्या कर दिया? मोटी पतली वायर कर दी है, तो ऊंची नीची वायर तो नहीं करी ऐसे, वो है, ठीक है। अच्छा, अब एक और एप्लीकेशन देखो, एटोमाइजर। नहीं, वेसल तो एक ही है। अगर तू वेसल को ऐसा कर देगा तो हार्ट यहाँ पे, प्रेशर किसका निकालना है? ब्लड प्रेशर, हार्ट की पंपिंग निकालनी है वेसल की? हार्ट की, इसलिए हाँ। हाँ, तो आपने वहां पे एक ही लिक्विड के लिए लगाया है। ये पूरी बात एक ही लिक्विड के लिए यूज करी है मैंने, ये वाली। जब मैंने दोनों का प्रेशर माइनस करा तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो प्रेशर लगा, जो मरकरी का प्रेशर है वो झेल कौन रहा है? ब्लड। तो मरकरी का प्रेशर ब्लड में चेंज हो गया, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसा है टॉपिक जिसमें गड़बड़ होती है। अब एक और चीज समझना भैया, क्या है ये? एटोमाइजर। एटोमाइजर का मतलब क्या है? एक ऐसा ट्यूब या वेसल जिसमें हम प्रेशर मारेंगे और यहां से जो ड्रॉपलेट निकलेंगी, बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट निकलेंगी एटम की फॉर्म में,
ये ज्यादातर एरोसोल्स को स्प्रे करने के लिए यूज किया जाता है। एरोसोल मतलब आपके सेंट, डिओड्रेंट या जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं या एंटीसेप्टिक होते हैं या पेस्टिसाइड्स होते हैं, उन सबको स्प्रे करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी भी एप्लीकेशन किससे बनी है? एटोमाइजर की, बर्नौली की एप्लीकेशन है। अभी देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, इस फिगर को देख लो आप। इस फिगर में यही हुआ है, जब वो सक्शन करता है, प्रेशर को खींचता है, तो वो थोड़ा सा ऊपर आता है और फिर पीछे कहाँ जाता है, इसमें भर जाता है और फिर ऊपर जाके देखो पाइप दिख रहा है आपको, ये वाला पाइप, ये वाला, इससे उठा और फिर पीछे से मारा तो ये प्रेशर की फॉर्म में निकल गया। ठीक है, इसे कहते हैं हम एटोमाइजर। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? एटोमाइजर समझ में आ गया। अब एक और एप्लीकेशन देखो जरा। अब ये एप्लीकेशन आपको बताती है कि आपको कुछ चीजों में ध्यान रखना है वरना बर्नौली लग जाएगी। मतलब इसको क्या बोलूं मैं, क्या बोले इसको, लाइफ के कुछ अजीब से एग्जांपल्स होते हैं। जरा देखो क्या होता है। मान लो, अब नाम समझ में नहीं आ रहा था। मान लो ये नदी है, ठीक है, यहाँ पे दो नाव चल रही है, ठीक है, उनके पास एक चप्पू है और उन्होंने क्या किया, वो दोनों चप्पू इस तरफ मार रहे हैं। तो पता क्या होगा, यहाँ का जो लिक्विड है उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। क्यों? चप्पू मारने से स्पीड तेज होती है। यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। मेरी बात समझेंगे, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। ये कोई फॉर्मूला है बर्नौली का। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम है ना। मैं लिख देता हूँ बर्नौली की इक्वेशन को फिर से एक बारी। हुई तो टक्कर ही तो बचानी है। देखो, मैंने आपसे कहा कि इस फॉर्मूले को देखो, बर्नौली की इक्वेशन को। क्या कह रही बर्नौली की इक्वेशन? प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस एच रो जी, हाँ एच रो जी इज इक्वल्स टू 0। यही था ना? पक्का? तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भैया यहाँ पर अगर एच रो जी को मैं हटा दूं, मतलब हाइट सेम रखूं, तो प्रेशर और वेलोसिटी का क्या रिलेशन दिखाई देगा? इक्वल्स टू 0 लिख दिया मैंने, कांस्टेंट है। प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से प्रेशर और वेलोसिटी का एक इनवर्स रिलेशन दिखाई देता है। कैसे रिलेशन दिखाई देता है? तो वो कहता है अगर प्रेशर और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन है तो यहाँ पर अगर आप चप्पू चलाओगे तो यहाँ के लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और उस लिक्विड की का प्रेशर कम हो जाएगा। अब एक काम करो, दो कागज लो हाथ में, उन्हें वर्टिकल पकड़ो और उनके बीच में एयर ब्लो करो। क्या करो? जब हम उनके बीच में एयर ब्लो करेंगे ना, जैसे ये गई एयर ब्लो करी, फूंक मारी हमने मुंह से, ठीक है, दो कागज लिए और फूंक मारी, तो हम देखेंगे कि ये कागज एक दूसरे की तरफ खींचने लग गए हैं। ये कागज एक दूसरे की तरफ झुकने लग गए हैं। कागज झुक जाएंगे एक दूसरे की तरफ। तो ये जो कागज सीधे खड़े थे, ये फूंक मारने से झुकने लग गए। इसका मतलब बीच में जो एयर थी वो चली गई, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो चला गया, प्रेशर नहीं रहा तो ये एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी एयर की बढ़ी, प्रेशर यहाँ का घटा, तो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। बात समझ में आई? अच्छा, एक और चीज देखो, मान लो मेट्रो है, यहां से मेट्रो ट्रेन जाएगी, ये रेल का ट्रैक है, ये आपकी जमीन है, ये देखो, ये यहां तक आपकी जमीन है, ये प्लेटफॉर्म है। मैं प्लेटफॉर्म बना देता हूं, ये आपका प्लेटफॉर्म है। आप देखते हो यहां से एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन वहां जा रही है, ठीक है, आप किसी भी हालत में ट्रेन को टच नहीं कर सकते, है ना। फिर भी आपको कहा जाता है एक येलो लाइन के पीछे खड़े हो, ये रही येलो लाइन। अब आप कहोगे भैया ये क्या बकवास है, येलो लाइन के पीछे खड़े होने को क्यों बोल रहा है? अच्छा, हम जब भी ट्रेन में जाते हैं तो कैजुअली खड़े होते हैं ना, है ना, वंदे मातरम की अवस्था में तो नहीं खड़े होते कि भाई बिल्कुल अटेंटिव है, नहीं, कैजुअली खड़े होते हैं।
तो यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पर, ये उसके पॉइंट ही बनाया मैंने उसका, खड़े होने वाले आदमी का ये पॉइंट है जहाँ पे वो आदमी खड़े हैं येलो लाइन पे, और येलो लाइन से डिस्टेंस कितना है भाई इसका, 3 या 4 मीटर, या वैसे लगभग 1 मीटर होता है, ठीक है। अब होगा क्या, जब यहाँ से ट्रेन आएगी, फास्ट मूविंग ट्रेन क्रॉस करेगी, तो यहाँ की जो एयर होगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां पे मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो 1 मीटर का डिस्टेंस है, इससे अगर हवा कम हुई तो जहां हवा कम होगी वहां प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात पे ध्यान देना, रेल के आसपास का प्रेशर क्या है, कम, लेकिन जो पीछे प्रेशर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो नॉर्मल है। तो क्या होगा, इस आदमी को धक्का लगेगा और यहां गिरेगा, तो आगे की तरफ गिरा तो एक्सीडेंट हो सकता है, पैर स्लिप कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब वो कहेंगे कि येलो लाइन से आवाज आती रहती है ना, पीली पट्टी से पीछे यात्रीगण ध्यान दें। अब एक केस और देखो, मान लो ये एक नॉर्मल टाइम पे हमने एक डिटैचेबल रूफ लगाई है, ऐसी छत जो अलग हो सकती है। अब हमने एक केस लिया जिसमें एक ऐसी रूफ है जो डिटैचेबल है, मतलब अलग हो जाती है, ठीक है। ये पुराने जमाने में जो हमारी हट होती थी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर और बाहर प्रेशर है, हाँ है। अंदर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक, बाहर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक, क्योंकि अभी नॉर्मल दिन है। अगर हम बात करें तब जब बाहर तूफान चल रहा हो, साइक्लोटोन आया हुआ है, तो वहां पे वेलोसिटी, अब भाई बाहर क्या है, एक साइक्लोन आया हुआ है तो वहां पे वेलोसिटी बढ़ गई है और प्रेशर डिक्रीज कर गया। लेकिन अगर आप देखोगे इसकी छत को, तो अब भी इसकी छत तो वैसी है, डिटैचेबल, ठीक है। अंदर प्रेशर कितना है, अंदर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम। तो बाहर प्रेशर कम लग रहा है और अंदर प्रेशर ज्यादा, तो क्या होगा, ये अंदर से जो प्रेशर लग रहा है ना, वो इस छत को उड़ा देगा। इसलिए तूफान में छत उड़ जाती है, ये रूफ उड़ जाएगी। तो उड़ाने का रीजन क्या है बेटा, ये रूफ उड़ाने का रीजन क्या है, प्रेशर। हाँ ये बिल्कुल सही है। अगर गेट खोल दे तो क्या रूफ नहीं उड़ेगी, नहीं, तुमने एक वेंट दे दिया उसको, फिर नहीं उड़ेगी। लेकिन अच्छा आइडिया। तूफान में गेट कौन खोलेगा, आप उड़ जाओगे, ठीक है। वो कोई करता नहीं है जनरली, क्यों करेगा कोई, ये थोड़ी कहेगा चलो छत बचाने के लिए मैं अपनी कुर्बानी देता हूं, ठीक है। तो घर लेके उड़ जाएगा, हाँ हाँ, तो वेंट बनाए जाते हैं इसीलिए होता है सब कुछ, ये सारी इंजीनियरिंग इसलिए लगती है, ठीक है। अब यहां तक की बात समझ आ गई। अब यहाँ पे जो हमने ये देखे, जैसे एक तो अजीब सा एग्जांपल ये था कि जब हम दो नाव पानी में चलाते हैं और बीच में एक ही तरफ दोनों के दोनों चप्पू चला रहे होते हैं, तो वो दोनों नाव एक दूसरे को अप्रोच करने लगते हैं, तो टक्कर हो सकती है, ठीक है। दूसरा हमने ये देखा। तीसरा, क्या ऐसा तब भी हो सकता है जब बाइक वगैरह, बाइक वाले बाइक चला रहे हो, तो वहां पर बीच में अगर कोई हवा वगैरह कम हो जाए या बीच में से कोई बाइक चली जाए, तो दो साइडों की जो बाइक होंगी वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगी क्योंकि बीच में से एयर कम हो गई। हाँ, ये सब एक्सीडेंट के वक्त भी होते, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो हमें बर्नौली में दिखाई थी। अब बारी आती है बर्नौलीज की लिमिटेशन की। देखो, लिमिटेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। भाई बर्नौली की जो इक्वेशन है उसकी लिमिटेशन क्या कमियां निकली इसमें। भाई प्रेशर की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, सारी बातें। हाइट की बात कर ली इसने, ठीक है। नया कंसेप्ट डाल दिया इसने कि भाई डेंसिटी से भी फर्क पड़ता है, हाँ सब चीजें समझ में आ रही है। लेकिन और क्या खास कमियां निकली जो इसने डिस्कस नहीं की, बताओ कि ये क्या टर्म है, डायनेमिक लिफ्ट या एयर लिफ्ट भी बोल सकते हैं इसको, किस चीज को उठा देना। तो ये डायनेमिक लिफ्ट होता क्या है, तो हमने देखा, मान लो ये एक बॉल है, ठीक है। इस बॉल के चारों ओर से हवा जा रही है, देखना हवा किस जा रही है, सारी गलती लग रही है। ऐसे जा रही है सीधी, कोई दिक्कत इसमें,
मेंबर लेकिन मैंने रोलिंग आपसे क्या है? कहा ये बॉल जगह तो लेगी, हवा को दबाएगी, कैसा दबाएगी, बराबर या कम बढ़ती, देखते हैं। इन दोनों को हटा दो यहां से। ये कुछ हवा को ऐसा दबाएगी, जितना ऊपर उतना नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बॉल स्पिन कर रही हो तो, स्पिन कर रही हो तो क्या होगा, देखते हैं। अब पहले मैं आपको बॉल को स्पिन कराना सिखाता हूं। मान लो ये क्रिकेट की बॉल है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये एक क्रिकेट की बॉल है। पांड्या खुश हो गया, बॉल का नाम सुनते ही खुश हुआ है ये, कह रहा आज तो भैया पढ़ाएंगे। देखो यहां पर एक सीम होती है बॉल की, ठीक है, एक सीम होती है। ये एक क्रिकेट की बॉल है और इसकी सीम दिखाई दे रही है आपको। सीम मतलब जहां पे वो सिलाई होती है, धागा, ठीक है, ये रहा। और इसके दो हिस्से हैं, ठीक है। अब आपको बॉल को होल्ड करना है। आपने ऐसे पकड़ा है, ठीक है, फर्स्ट फिंगर यहाँ पे है, मिडल फिंगर बिल्कुल इसके ऊपर है, तो ये बॉल इधर जाएगी। बात ठीक है गलत है? पक्का? फिर आपने कहा भैया नहीं, हमने ऐसे होल्ड करा है, फर्स्ट फिंगर यहाँ पे है, मिडल फिंगर इधर है, तो बॉल इधर जाएगी। तो आप ये सिखा रहे हो कि आउट स्विंग और इन स्विंग क्या होता है। गलत लगे तो बताना मेरे को। आपने कहा कि भैया हम फिगर ऐसे रखते हैं ना, ऐसे, मैं येलो कलर की फिगर बना रहा हूँ, फिंगर, एक फिंगर ऐसे और एक फिंगर ऐसे, तो बॉल बाहर जाती है। एक फिंगर ऐसे और एक फिंगर ऐसे, तो बॉल इन स्विंग करती है। लेकिन अगर मैं फिंगर ऐसे रखूं तो, मतलब मैं बॉल को ना अभी तो ऐसे घुमा रहा था, अगर मैं बॉल को ऐसे घुमाऊं तो नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, ये इसे बोलते फ्लाइटेड बॉल, शायद सुना होगा अगर कोई मैच वगैरह देखते हो। मैं फिंगर्स ऐसे रखूं, ठीक है। अच्छा मैं बताता हूं कमेंट्री में क्या सुना होगा, बॉलर सीम पर, सीम से अक्रॉस बॉलिंग करा रहा है, क्रॉस सीम बॉल बोलते हैं, क्रॉस सीम बॉलिंग बोलते हैं उसको, क्रॉस पकड़ रहा है, एक तो ऐसे करता है ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, बॉल को बदलना, ठीक है, इससे बॉल उठकर आएगी। अब होगा क्या जरा समझना, आपको बहुत समझ में आएगा आराम से। कंसेप्ट क्या है, ये बॉल ना हवा को ड्रैग करेगी, ड्रैग समझते हो, घसीटेगी हवा को। देखो कैसे घसीटेगी। मैंने आपसे कहा एक प्रोजेक्टाइल देखो बॉल का, ये बॉल है, ठीक है, ये इसका प्रोजेक्टाइल है। और ये भी नहीं है कि आपने प्रोजेक्टाइल नहीं देखी, आजकल मैच में सब दिखाया जाता है कि बॉल यहां से यहां पड़ी तो इतनी थी, अब उछाल बदल गया, लेंथ बदलनी आती बॉलर को, तो उसका मतलब उसे सीम पे बॉलिंग करानी आती। ये थी बॉल और ये, ठीक बेटा। येलो कलर वाली क्या है, जनरली जब वो बॉल कराता है। अच्छा आप एक बैट्समैन हो, आपको पता है इसकी बॉल ना यहाँ टप्पा खा के यहाँ आती है। 5 बॉलें खेली आपने, लेकिन इस बार उसने बॉल बदल दी। क्या करा उसने, उसने बॉल को फ्लाइट कराया। फ्लाइट मतलब वो बॉल ज्यादा देर तक सीधी रही, और अगर वो यहां से ऐसी गिरेगी तो उसका उछाल भी अच्छा। अब उसने क्या किया है, उसने बॉल को ऐसा कर दिया जिसने हवा को घसीटा, ड्रैग किया। अब हवा को कैसे घसीटते वो देखते हैं। पहली फिगर दिखाई दे रही है आपको जो नॉर्मल एयर थी, अब दूसरी फिगर देखना सारे बच्चे, ये बॉल है, ये बॉल गोल घूम रही है ऐसे, तो यहां इसने, ये तो गोल घूम रही है ऐसे, आप इसके बाहर बना लो या अंदर बना लो, जैसे मर्जी बना लो, गोल घूम रही है। तो जो सीधी एयर थी पहले, ये देखो नीचे कैसी एयर है, सीधी। ऊपर की एयर को क्या कर रहा है, ये ऊपर की एयर को इसने ड्रैग कर दिया, करा, ये तो बहुत घसीट दिया इसने बॉल को, हवा को। अगर हवा को इसने घसीट दिया तो हवा को इसने ऊपर कर दिया। आप ये सोचोगे कि हवा एक जगह है जिसको इसने थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो उसको ऊपर रहने की इजाजत मिल गई। नीचे कौन खींच के ला रहा था, ग्रेविटेशन, और ऊपर कौन खींच के ले आ रहा है, इसका स्पिनिंग इफेक्ट। कौन, तो नॉर्मल बॉल सीधी चलती है, स्पिन करने वाली बॉल जहां स्पिन कराओ उधर ड्रैग करती है। अब आप कहोगे भैया वो ऐसे ही बॉल फेंक सकता है, ऐसे कोई फेंकते मैंने देखा नहीं, कभी सुना नहीं है कि कोई यूं फेंक दे जो नीचे जाए बॉल, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। अब नॉर्मल उछाल जो होगा वो उछाल पे आउट करेगा, निछाल पे मतलब जो भी बोलते हैं उसको, उस पे शायद आउट नहीं करते होंगे, वो तो फिर बैट्समैन वगैरह को ही पता होगा। ये इसका कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ में आया। अब ये कहेगी कि सर आप बैट बॉल खेलने के लिए पढ़ा रहे हो क्या ये? नहीं नहीं नहीं, ये एरोडायनेमिकल स्ट्रक्चर है। पहली बात तो बैट बॉल खेलने में भी साइंस लगती है, और इस साइंस का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ
हवा को ड्रैग करने से मैं एयरप्लेन चला सकता हूँ। आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, उनको एरोडायनेमिकल स्ट्रक्चर दे सकता हूँ। ठीक है, मतलब जितनी नोकीली होगी। अब मैंने आपसे कहा ये है ना एक स्विमिंग पूल है और इसमें आपको तैरना है, तो आप कहोगे कि भैया हम ना, आप अपनी जो उंगलियां होंगी बिल्कुल पॉइंटेड रखेंगे जब इसमें डाइव कर रहे होंगे। क्यों? एरोडायनेमिकल स्ट्रक्चर है। क्यों? पानी को काटने के लिए। पानी को, तो पानी वैसे हवा को काटो, हवा को काटोगे तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, आप ना एक बाइक चला रहे हो, पल्सर वगैरह कुछ भी चला रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके आगे से बहुत ब्रॉड है, कार है भाई, बाइक है, जो भी ब्रॉड है, तो वो हवा नहीं काटती। ठीक है, या बुलेट चला रहे हो, बुलेट का इंजन बहुत ताकतवर है, जब बुलेट चला रहे हो तो वो एक जहां वो 100 पे पहुंचेगी, वहीं पे R15 उससे आधे इंजन के साथ 150 पहुंच जाएगी। क्यों? पहली बात हल्की है। अच्छा, हल्के होने से फर्क पड़ता है, हाँ। दूसरा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? एरोडायनेमिकल स्ट्रक्चर है। अगर आपने देखा होगा शायद R15 ऐसी होती है नुकीली सी आगे से। टायर के ऊपर जो उसका वो लगा होता है, वो क्यों लगा होता है? वेंट दे रखे होंगे उसके साइडों में। ठीक है, वो जो जगह छोड़ रखी होती है किस लिए छोड़ रखी होती है? गंदा कपड़ा फंसाने के लिए, जिससे वहां से एयर पास आउट हो जाए। समझ में आया? लेकिन हम उसमें कपड़ा फंसा देते हैं गद्दी साफ करने के लिए, लेकिन वो इसलिए नहीं होती, वो इसलिए होती है जिससे उसमें से हवा निकले और वो हवा उसको और स्पीड तेज कर दे उसकी। समझ आई? तो इस स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी कैसे दिखाते जरा ध्यान दो, और इसका नाम है मैग्नस इफेक्ट। डायनामिक लिफ्ट, एक बॉल मूविंग विदाउट स्पिन और एक बॉल मूविंग विद स्पिन, और आखिरी में क्या है? द डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ एयर रिजल्ट्स इन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर फेसेस एंड there is a net upward force on the ball. This dynamic lift due to spinning is called Magnus effect. आ जाओ, ये कैसी है? नॉर्मल बॉल। ये क्या है? बॉल ने ड्रैग कर दिया, किसको ड्रैग किया है? हवा को। तो हवा यहाँ पे लेयर्ड फॉर्म में थी। अरे भैया फ्लूइड, हम यही तो पढ़ रहे हैं, एयर भी तो फ्लूइड है एक, और वो परतों में है। कैसा है? उन परतों को उसने ऊपर घसीट दिया। अब देखो ये क्या है? ये एरोडायनेमिकल स्ट्रक्चर है। ये इसने एक एरोप्लेन का विंग बनाया है। क्या बनाया है? देखो दो आपको प्रेशर दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल एयर, लेकिन ये अपने एरोडायनेमिकल स्ट्रक्चर की वजह से एयर को उठा के ऐसा कर देती है और उठने लगता है। ठीक है, तो अगर मैं विंग्स की पोजीशन बदलूं तो फ्री में काम हो जाएगा, मतलब मेरे को एग्जॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप कहते हो भैया मैंने ना एक एग्जॉस्ट लगाया 2000 सीसी का और वो काम कर रहा है, 4 एग्जॉस्ट लगाए वो एरोप्लेन को उड़ाते हैं। अगर कोई आपको इंजीनियर ये काम करके दे दे कि मैं 1800 सीसी में कर दूंगा, तो पैसा बचेगा, पेट्रोल बचेगा, तो फ्लाइट सस्ती हो जाएगी, तो फ्लाइट वाला को फायदा होगा, तो वो चाहेगा ना ऐसी इंजीनियरिंग हो कि मेरे 200 सीसी बच जाए। बात समझ रहे हो? तो वो 200 सीसी बचने से फ्यूल कंजम्पशन बच रही है, उसी से सब कुछ चल रहा है, सारा बिजनेस उस पर चल रहा है, तो ऐसी चीज का फायदा उठाया जाएगा। अब एक कार है जो आपने कहा कि भैया इस कार को ना फ्यूल एफिशिएंट बनाओ, क्यों? कस्टमर खरीद नहीं रहा है, तो आप फ्यूल एफिशिएंट कैसे बनाओगे? आपने क्या करा? उस कार को हल्का बनाया। अब हल्का बनाओगे तो टूट जाएगी, तो आपने उसके कुछ पोर्शन ही हल्के बनाए जहां पे एक्सीडेंट की उम्मीद कम होगी। दूसरा, आपने उस कार को ऐसा बनाया कि उसमें से एयर के वेंट बड़े अच्छे हो। ठीक है, स्पॉइलर बोलते हैं जो पीछे लगा होता है, वो स्पीड तेज कर देता है। ठीक है, अब आप कहोगे ऐसा कहां देखा है भैया? मैं बना के दिखाता हूँ। एक कार का बैक साइड बना रहा हूं। मान लो ये गाड़ी की डिक्की है, ठीक है, इसके ऊपर यहां पर वो स्पॉइलर लगाते हैं। ये आपको नॉर्मल कार में देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादातर उनमें मिलेगा जहां रेसिंग कार वगैरह होगी। वो स्पॉइलर क्या करेगा? तुम ये देख रहे हो कि ये एक ना एक फट्टी सी है जो खुद एक वॉल्यूम क्रिएट करती है, एक वॉल्यूम रखती है, इसके बीच में कौन जाएगी? हवा। वो हवा क्या करेगी? इस गाड़ी को उठा देगी। वो हवा क्या करेगी? इस गाड़ी को उठा देगी, और क्या कौन सा हिस्सा उठाएगी? आगे का, पीछे का? पीछे का हिस्सा उठाएगी, तो क्या क्या होगा? गाड़ी 1 या 2 की स्पीड से तेज चलेगी। 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड भी तेज हो जाए तो रेस का जो भी रिजल्ट आना होगा वो बदल जाएगा। बात ठीक है गलत है? ठीक है गलत है? हाँ, कभी भी आप देखोगे ना जो रेसिंग कार वगैरह होती है, Aerofoil or lift on aircraft wing shows an figure 10.13 shows an aerofoil which is a solid P shape to provide an upper dynamic lift when it moves horizontally through air. The cross section of the wings of an aeroplane looks somewhat like the
aerofoil shown in figure 10.13 with streamlines around it. When the aerofoil moves against the wind, the orientation of the wing relative to flow direction causes the streamline to crowd together above the wing more than those below it. The flow speed on top is higher than below it. There is an upward force resulting in dynamic lift of the wings, and this balances the weight of the plane. The following example illustrates this. अब इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं बेटा, जरा समझेंगे एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको मदद करेगा ये समझने में कि यहाँ पर हमने वो जो एरोडायनेमिकल वाली बात करी वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट मतलब होता है वजन उठाने वाला एयरक्राफ्ट, ठीक है। अ फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट ऑफ मास 3.3 into 10⁵ kg, its total wing area is this। अच्छा, आपको क्या दिया भैया, आपको मास दिया, मास से तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी, प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि एरिया दे रखा है। एरिया दिया इसने, पढ़ना एरिया कितना दिया बच्चों, 500 मीटर स्क्वायर। अच्छा, दिया क्या क्या हमारे पास, एरिया है, फिर इट्स लेवल्ड फ्लाइट स्पीड, कौन सी स्पीड, लेवल फ्लाइट स्पीड क्या है, आ जाओ ना ना ना, जहां पे एयरक्राफ्ट के दोनों विंग्स सीधे होंगे, लेवल पे होंगे दोनों एयरक्राफ्ट के। मैं कोशिश करूंगा बेटा एयरक्राफ्ट बनाने की, ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना। ये एक है विंग और ये दूसरा विंग, ठीक है, ये लेवल्ड है। अगर मैं इसे तिरछा कर दूं, कोशिश करते हैं इसको बनाने की, देखो अगर मैं इसे तिरछा करता हूं, ये देखो ये, अब क्या हो गया, अब देखो ये झुक गया एक तरफ और झुकने से एक सर्कल काटेगा। मेरी बात को समझो, अगर ये ऐसा है, ये एक एयरक्राफ्ट है, ये इधर मुड़ गया तो इधर मुड़ेगा और इधर मुड़ गया तो इधर जाएगा, और अभी लेवल्ड है, लेवल्ड का मतलब सीधा है, ये इस तरफ जाएगा अभी उस तरफ चक्कर काटेगा, और ये कैसा है, ये भी लेवल्ड है, ठीक है। 3D में सोचने की कोशिश करना बेटा इसको, वो पीछे वाला विंग पीछे, ठीक है। अब जब आपने कहा कि ठीक है भैया हमें ये समझ में आ गया कि अभी सीधा है ये एयरक्राफ्ट और लेवल्ड पे वेलोसिटी दे रखी है 980, अच्छा जी, तो इसका मतलब ये एवरेज वेलोसिटी है v1 + v2/2। कैसी वेलोसिटी है, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है। आगे, एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस, एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर विंग, वो तो निकाल दिया प्रेशर F/A, ठीक है। चेंज इन प्रेशर ये है लोअर अपर विंग में, क्यों, वजन उठा लिया ना आपने, एक बारी वजन उठा लिया, वजन उठाने के लिए जितना प्रेशर चाहिए बोइंग क्राफ्ट के वजन उठाने के लिए, वही है ऊपर और नीचे के प्रेशर का फर्क। वो जो उठा है वो चेंज इन प्रेशर की वजह से उठा है, किसकी वजह से उठा है, नहीं तो वो नीचे ही रहता है एयरक्राफ्ट, उठता नहीं। अच्छा, दूसरी बात, ये 960 मीटर पर सेकंड क्या है, एक एवरेज स्पीड है, अभी देख लूंगा अगर कुछ बदला तो। सेकंड, एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड, अब क्या निकालना है आपको, v2 - v1/2 निकालो भाई, ये फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड है, ये आपको दे रखी है 980 960, ये तो आपको दे रखी है 960, v2 - v1/2 यानी कि फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्पीड, ये पता लगाओ, चलो जी पता लगा लेंगे। इन स्पीड ऑफ एयर ऑन अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटेड टू द लोअर सरफेस, आपको क्या दिया, डेंसिटी, क्या दिया आपको। पहले एक बात बताओ, ये फ्लाइट कैसी है, लेवल्ड या ऊंची नीची, लेवल्ड का मतलब हाइट में कंसीडर करूंगा, नहीं करूंगा, जरा ना सारे बच्चे ध्यान देंगे। कौन सा एग्जांपल है, 10.8, ठीक है। हमें क्या दिया है, हमें दिया फोर्स, हमें दिया है मास, और हमें प्रेशर निकाल लिया हमने, चेंज इन प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया करके, हमें एरिया भी दिया था, हमें दिया है v1 + v2/2 लेवल वेलोसिटी, हमें निकालनी है v2 - v1/2, निकाल लेंगे, लेकिन किससे, बर्नौली से, अप्लाई बर्नौली।
अगर मैं बर्नौली अप्लाई करूं तो ये फॉर्मूला लगेगा हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस प्लस रो जी एच प्लस P1 इज इक्वल्स टू हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस P2। क्या आप कह सकते हो कि भैया H तो बराबर है लेवल्ड फ्लाइट के लिए, ठीक है, मुझे निकालना क्या है V2, तो आप कह सकते हो भैया रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये क्या करा आपने, एक तरफ ले गए और वहां क्या रह गया P1 माइनस P2। P1 माइनस P2 क्या है, डेल्टा P। डेल्टा P दे रखा है आपको, हाँ दे रखा है। अब जरा देखना, इसको लिख सकते हो V2 माइनस V1 और V2 प्लस V1। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। इसका 2 नीचे ले जाना, रो V2 माइनस V2 प्लस V1 डिवाइडेड बाय 2 V2 माइनस V1। ये V2 माइनस V1 क्या है, इंक्रीज इन वेलोसिटी, ये तो निकालनी थी। फिर बटे में 2 नीचे, हमें एवरेज नीचे। V2 माइनस V1 क्या है आपकी, चेंज इन वेलोसिटी, जो हमें निकालनी थी। बचा क्या क्या है, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय रो V2 माइनस V2 प्लस V1 बाय 2। क्या V2 प्लस V1 बाय 2 है हमारे पास, 960। डेल्टा P है, डेंसिटी एयर की, हाँ मैंने अभी क्वेश्चन में पढ़ी थी, है वैसे 1.2, आपको याद भी होनी चाहिए। V2 माइनस V1, ये था आपका एग्जाम्पल 10.8। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जरा एग्जाम्पल नंबर 10.7 देखते हैं, क्या कह रहा है, ब्लड वेलोसिटी की बात कर रहा है। अच्छा, ब्लड वेलोसिटी की बात मतलब वेंचुरी मीटर की बात चल रही है, ठीक है। ब्लड वेलोसिटी, द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ एनेस्थेटाइज, बहुत मुश्किल है, एनेस्थीसिया लगे हुए कुत्ते को, इज diverted through a venturi meter. The divider part of the meter has cross section area is this and that। भैया आपको A1 और A2 दे रखा है, याद करो अभी वेंचुरी मीटर में हमने इक्वेशन लगाई जिसमें A1 A2 निकाला था। प्रेशर दे रखा है, अच्छा यहां पर ना प्रेशर किसकी जगह हम यूज करेंगे, एच रो जी की जगह। जरा इक्वेशन पे आना, ये इक्वेशन दिखाई दे रही है सब बच्चों को। V1 निकालना है, एच रो जी दिया हुआ है, इस एच रो जी की जगह पर आप प्रेशर रख देना। A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, हाँ डेंसिटी दी हुई है, एच रो जी की जगह पे 24 रख दोगे आप। बात ठीक है गलत है, एच रो जी प्रेशर ही होता है ना, किसका, मरकरी का। किसका, आ जाओ क्वेश्चन पे। एच रो जी दिया हुआ है और ब्लड की डेंसिटी दी होनी चाहिए। ब्लड की डेंसिटी बेटा ऊपर नहीं थी, नीचे क्वेश्चन में दे दी, देखो ये रही, ठीक है। ये ऐसा क्यों करता है, एनसीईआरटी देती क्यों नहीं है, तुम्हें पेपर में तो मिलेगा, एनसीईआरटी कहती है टेबल में से खुद देख लो, ठीक है। इसलिए देखो कह रहा है हम ब्लड की डेंसिटी दे सकते हैं टेबल 10.1 से। तो ब्लड की डेंसिटी दी हुई है, क्या क्या दिया हुआ हमें, ब्लड की डेंसिटी दी हुई है, प्रेशर दे रखा है, बड़ा ए और छोटा ए, दो आर्टरी दे रखी है उसने एरिया, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। कोई दिक्कत, प्रतीक बेटा 10.5 और 6 सीधे क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, प्रेशर 1 इक्वल टू प्रेशर 2, F1 बाय A1 इज इक्वल्स टू F2 बाय, खत्म। सीधा क्वेश्चन है, P इक्वल्स टू H रो जी लगेंगे दोनों में, सीधा क्वेश्चन है, P इक्वल्स टू H रो जी। और एक फॉर्मूला याद रखना, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। तो आपका काम है नेक्स्ट क्लास तक 8 एग्जाम्पल तक